आपको बता दें, सोना तस्करी मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को इन 3 आरोपियों की रिमांड के लिए अर्जी दी थी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमणन का निधन हो गया। उनके दामाद एसएलवी नारायण ने बताया कि विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन का आयु संबंधी बीमारियों के चलते निधन हो गया। नारायण ने बताया कि रमणन ने यहां अपनी बेटी के घर में अंतिम सांस ली। उन्होंने वायुसेना के विभिन्न अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया। उन्होंने युद्धों के दौरान घायल हुए सैनिकों का इलाज किया और प्रशासनिक दायित्वों को अंजाम दिया। वहीं महाराष्ट्र में दिग्गज नेता एकनाथ खड़से के पार्टी छोड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लगा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने कहा कि केंद्र ने गोरखालैंड को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए। ममता बनर्जी ने अपने सभी वादे पूरे किए, इसीलिए मैं एनडीए से अलग हो रहा हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में हम तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बीजेपी को जवाब देंगे। दार्जिलिंग में साल 2017 में अलग राज्य की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद से अंडरग्राउंड चल रहे जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुंग को बुधवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में गोरखा भवन के बाहर देखा गया। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से से पार्टी छोड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अब झटका लगा है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और इस पर बीजेपी नेता केशव उपाध्याय की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और वो पार्टी में रहे, पार्टी का नेतृत्व करे, इस प्रकार की चर्चा संवाद उनके साथ होता रहा। लेकिन उन्होंने अपना मन बनाए लिया और आज उन्होंने इस्तीफा भेजा। भारतीय जनता पार्टी उनके नई इनिंग के लिए उनको शुभकामनाएं देती है। कहीं ना कहीं बड़े वरिष्ठ नेता थे, काफी कहीं बीजेपी को ज्यादा नहीं, ऐसा है कि कोई भी छोटा कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ता है, खड़से तो बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कोई भी छोटा भी कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ता है या काम रुकवाता है तो हर संगठन के लिए, पार्टी के लिए वो कोई आनंददायक बात नहीं होती। तो नेचुरल है, ना था वो बड़े नेता थे। लेकिन पंजाब कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर नाटक करने का आरोप लगाया। कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी पर दोहरा मानदंड अपनाने के कैप्टन अमरिंदर के आरोपों के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के कानून को राज्य बदल नहीं सकते। पंजाब के सीएम नाटक के जरिए जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इस पर कैप्टन अमरिंदर ने लिखा कि शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के दोहरे मानदंडों से हैरान हूं। अरविंद केजरीवाल को पंजाब की राह पर चलना चाहिए और किसानों को बचाने के लिए इसी तरह का बिल लाना चाहिए। केंद्रीय कृषि कानून को औपचारिक रूप से पंजाब सरकार ने रद्द कर दिया है। इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, जो भी किसानों के हक में होगा वही करेंगे। इसी के साथ बिहार को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिए गए बयान पर विज ने पलटवार किया। हम अध्ययन कर रहे हैं इसका, जो किसानों के हक में होगा वो करेंगे। नीतीश और बीजेपी की राज में तो बिहार ने तरक्की की है। बिहार का सत्यानाश तो पूर्व की जो कांग्रेस सरकारें रहीं हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, उनके समय में हुआ। उन्होंने कभी इसको उभरने नहीं दिया, उन्होंने कभी इसको उठने नहीं दिया, उन्होंने कभी कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि ये आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया है कि सारे आत्मनिर्भर बने। रेल मंत्रालय ने मुंबई की महिलाओं को ट्रेन में सफर की अनुमति दे दी है। मुंबई के लोकल ट्रेनों में आज यानी कि 21 अक्टूबर से महिलाएं सफर कर रही है और इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने इस कदम को सराहनीय बताया। देखिए, मैं तो पिछले 2 दिन से प्रतिक्रिया दे रहा हूं और माइग्रेंट वर्कर को जब भेजना था मुंबई से,
तब भी हमने समझ लिया था कि रेलवे प्रशासन क्या चाहेगी, केंद्र सरकार क्या चाहेगी, क्योंकि उस वक्त भी केंद्र सरकार की तरफ से यही ट्वीट आ रहा था कि आप हमें एसओपी दीजिए, आप अपना जो है जाहिर करिए कि आपको क्या करना है। इस बार हमने पहले ही मीटिंग लिया सारे अधिकारियों के साथ और हमने जाहिर कर दिया था कि नवरात्र के पहले दिन से जो है महिलाओं को हमने ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त देनी है। उसके बाद भी जो है ट्रेन प्रशासन की तरफ से जो है ये डिले किया गया, लेकिन एनी हाउ जब काम हो गया तो हम पीयूष गोयल जी का जो है धन्यवाद करते हैं कि कम से कम देर आए दुरुस्त। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को आज से जमीनी स्तर पर उतार दिया है। आज सुबह से ही इसकी शुरुआत कर दी गई। शहर में जगह जगह रेड लाइट पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स खड़े होकर लोगों से रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की गुजारिश कर रहे हैं। इस अभियान पर बोलते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अब तक जैसे एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा था, दिल्ली के अंदर बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करना था, सरकार को करना था। हम तमाम जो है डस्ट फैलाने वाले पे छापे मार रहे थे। ये कैंपेन शुद्ध रूप से वॉलंटरी कैंपेन है। तो ये कैंपेन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अभियान है। जिन जिन लोगों को लगता है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या है, उनको खुद मोर्चा संभालना पड़ेगा। हमारी जो कोशिश है कि चूंकि आदत लोगों की नहीं है, एक माइंड सेट बना हुआ है एक लंबे समय से, उसको चेंज करने के लिए आज से हम दिल्ली के 100 चौराहों पर 2500 मार्शल नियुक्त कर रहे हैं, जो डेली 15 नवंबर तक प्लेकार्ड ले करके चौराहों पर अपने लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। और वो सुबह से 8 से रात। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ चुकी है। चुनाव आयोग ने उनसे 48 घंटे में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ के इस आपत्तिजनक टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया। आयोग ने उनसे 48 घंटे के भीतर अपना रुख साफ करने को कहा है। इमरती देवी को लेकर कमलनाथ के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक हो गई राहुल गांधी की कांग्रेस जो कहती है माफी मांगो, गलती हो गई, और यहां बन गई कमलनाथ की कांग्रेस जो कह रही है हम माफी नहीं मांगते। कितना समझाया था रावण को भी, सीता माता को वापस कर दो। ये वो धरती है कि एक सीता मैया का अपमान अगर रावण ने किया था तो वंश सहित रावण का विनाश, वंश सहित विनाश होता। अच्छा, हम नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के नेता कह रहे राहुल गांधी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कमलनाथ ने ठीक नहीं किया। ये राहुल गांधी कह रहे, माफी मांग रहे। मैंने कमलनाथ से कि भाई तुम माफी मांग लो, गलती हो गई तो माफ कर देंगे। वो कह रहे मैं नहीं मांगता, मैं नहीं मांगता माफी। तुम्हारी पार्टी के नेता माफी मांग रहे हैं। अब हमें तो यही समझ में नहीं आया कांग्रेस पार्टी कैसी है। नेता कह रहे गलती कर दी और कमलनाथ कह रहे मैंने कुछ गलती नहीं करी, ये उनका विचार है, वो जाने। तो यह कौन सी कांग्रेस है? एक हो गई राहुल गांधी की कांग्रेस जो कह रही माफी मांगो, मैं माफी मांग रहा हूं, गलती हो गई, और यहां बन गई कमलनाथ कांग्रेस। हम वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना के समय में जो लोग अस्पतालों में थे उनके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए कि सरकार ने उन लोगों की सुविधा के लिए क्या किया। इसके साथ ही लल्लू ने कहा कि पीएम जो कहते हैं वो करते नहीं, और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जो लोग अस्पतालों में थे उनके लिए सरकार को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या उपाय किए। जितनी बड़ी लापरवाही देश की सरकार के द्वारा हुआ इस दौरान, जो छोटे बड़े उद्यमी, जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पूरी तरह समाप्त हो रहा है, होने के कगार पर है, सरकार को ये भी बताना चाहिए था, खासकर प्रधानमंत्री जी को, कि उसके बाबत उनकी क्या कार्रवाई है, उनके लिए क्या योजना है। पूरी तरह केवल प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, यह स्पष्ट हो चुका है। वहीं बाराबंकी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में जो घटनाएं देखने को मिली वह दिल दहला देने वाली है, आत्मा को झकझोर देने वाली है। प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटना हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है। भाजपा की सरकार में जातियों को देखकर न्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। जमुई में बीजेपी के प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी ने कहा कि देश का नौजवान जान रहा है कि देश पीएम मोदी के हाथ में सुरक्षित है। राहुल गांधी और ओवैसी तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। सबसे मेरी अपील है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को कमल चुनाव चिन्ह पर सुश्री श्रेयसी सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बिहार चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है। आज योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की और जनसभाओं में ओवैसी को आड़े हाथों लिया। इस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर वो वाकई में योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो प्रूफ दिखाएं। हाँ, योगी को दूल्हे भाई हर रात में ख्वाब में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हमारा नाम सुन के, हमारे पूरे मेहनत और कारनामों को देखकर, मगर बिहार जाकर भी योगी दूल्हे भाई का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान और ओवैसी, क्या योगी को नहीं मालूम कि पाकिस्तान को हमने जाकर वहाँ पर हमने पाकिस्तान में भारत के बारे में बताया था, भारत की जमहूरियत के बारे में बताया था, मगर ये योगी का फ्रस्ट्रेशन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 20 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को एक चुनावी सभा में पहुंचे जहां उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब इस मामले पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। कार्यक्रमों में अगर इस तरह का हरकत होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति करता है, हम समझते हैं ये गलत है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है और वोट मांगने के लिए कोई अगर जाता है तो इस तरह का व्यवहार हम समझते हैं कि उचित नहीं है। तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश कुमार और मानसिक शारीरिक रूप से थक चुके हैं, बेरोजगार की बात हम लोग करते हैं तो वो दूसरा बात कर रहे हैं। नहीं, हमको लगता है कि तेजस्वी जी जिसके लिए वोट मांग रहे हैं और जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि थक गया है, उस व्यक्ति ने तो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। 15 वर्ष में हर घर नल जल, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। जो व्यक्ति परिपक्व होता है, जो व्यक्ति मैच्योर्ड होता है पॉलिटिकली। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसभाओं और रैलियों का दौर जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। परसा विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के लिए नीतीश ने वोट मांगा तो वहां लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे और इस पर सीएम नीतीश कुमार नारा लगाने वालों पर भड़क गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित रूप से हाथरस मामले में पकड़े गए पीएफआई मेंबर कप्पन सिद्दीकी के परिवार वालों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने परिवार को आश्वासन दिया कि वह सिद्दीकी को जेल से बाहर निकलवाने में मदद करेंगे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। इतना ही कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से भी, राहुल गांधी से भी, राहुल जी क्या आपको जानकारी है कि जिन धाराओं में ये व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बताता है, लेकिन वो हाथरस इसलिए जा रहा था कि वहां पे आग में हम तेल का काम करें, कैसे वहां पे सौहार्द बिगड़े, कैसे कानून व्यवस्था लचर हो टूट जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को और पीएफआई जैसे दलों को फायदा हो। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई थी कि इनको हिरासत में लिया गया। और ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस आरोपी को बचाने कोई और नहीं आया, कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ वकील हैं,
जो नेता हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करने और कहते हैं इसको तुरंत छोड़ा। तो बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने भी इस पर पलटवार कर दिया। I am beginning to think that one will run out of words to speak about the BJP. I mean, they have, frankly, they have a complete bankruptcy of ideas. And they see a ghost in every shadow. And they're always looking for something strange to say. See, a public person must not live in a closet. A public person lives an open life, transparent, open life in the public spaces, and anyone. पंजाब केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य स्तर पर अपने ही विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। इस पर बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है फार्म का जो बिल था वो फार्मर के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला बिल है और देश भर के फार्मर ने इसका स्वागत किया है। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि वो जो दलाल और बिचौड़े होते हैं, एजेंट होते हैं, उनके साथ रहना चाहती है, वो फार्मर का साथ नहीं देना चाहती। इसीलिए कांग्रेस इस बिल का अपोज कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इस बिल के वजह से फार्मर को अपने जो खेती जो उपज है वो हर जगह बेचने की, कहीं भी बेचने की उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यही कांग्रेस नहीं चाहती कि फार्मर का भला हो, इसीलिए वो इस बिल को अपोज कर रही है। वहीं बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पहली जनसभा बेतिया नगर के रमना मैदान में की। यहां भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के लोग देश का हित नहीं चाहते, उनका काम अटकाना और भटकाना है। गांव-गांव को विभाजित करके अपना वोट साधो और वोट साध करके चलते चलो, यह था चलन। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? मित्रों, ये चलन को बदलने के और राजनीति के चाल चरित्र चलन को बदलने का और राजनीति के संस्कृति को बदलने का काम अगर किसी ने भारत की राजनीति में किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बात को समझना चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इंद्रकिलाद्री पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध कनक दुर्गा मंदिर में बुधवार को अचानक से भूस्खलन के बाद गिरे पत्थरों से हड़कंप मच गया। इसमें कम से कम 5 श्रद्धालु घायल हो गए और 2 स्वच्छता कर्मचारियों सहित 4 जनों के मलबे में दबे होने की आशंका है। Due to temple duties, one fire vehicle. So 2 persons were injured, and I didn't immediately the fire service personnel rushed to them. But we don't have idea, and there is no eyewitness. No one is telling that someone is there. So we are searching the operations. If someone is there in the under the boulders, so it will take 1 more hour. उधर मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने आज की बाजार स्थिति को लेकर जानकारी साझा की। उनका कहना है कि अन्य दिनों के मुकाबले आज बाजार की स्थिति काफी बेहतर है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। 400 पॉइंट ऊपर है आज सेंसेक्स, और ये देखना है कि ये इसलिए ऊपर है कि कॉन्फिडेंस जो है लोगों का दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। लोगों को लग रहा है, और हमने देखा कोविड के नंबर भी कम होते जा रहे हैं, उस वजह से हमने देखा कि मार्केट में आज तेजी का रुझान है। कल देखा होगा आपने मोदी कर दी, तो वहीं लगभग वो विषय को बात करते हैं, और जिस तरह पिछले हफ्ते से लगातार कोविड केसेस एकदम कम हो रहे हैं, उस किस तरह से नहीं, वही कि एक रीअश्योरिंग दिया है, और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि वैक्सीन जो है वो हर बंदे को मिलेगी, तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंस इवोक करता है। इस वजह से मैं समझता हूँ 40,000 के ऊपर 41,000 अभी छूने को आया है। उस वजह से ये नॉट ओनली स्टेबल, मैं बोलता हूं कि आगे और भी बढ़ना शुरू हो। उधर पंजाब की संगरूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर नकली इनकम टैक्स की रेड कर लाखों का सोना चांदी लूटकर जाने वाला गैंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल भवानीगढ़ में एक रिटायर्ड अफसर के घर पिछले दिनों कुछ लोगों ने इनकम टैक्स वाले और पुलिस वाले बनकर रेड की थी और वहां से काफी मात्रा में सोना चांदी और नकदी लेकर गए,
जब इस रेड के बाद अफसर को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। ये जो एक भवानीगढ़ हमारा पुलिस स्टेशन पड़ता है, उसमें 16 तारीख सुबह एक मिस्टर कोहली हैं जो डीएफएस से रिटायर्ड है, उनके घर के ऊपर एक फेक रेड की गई, जिसमें कि कुछ लोग जो है वो इनकम टैक्स के मुलाजिम बन के आ गए और उनको कहा कि उनके घर पर रेड हो रही है और उनके घर से काफ़ी सारा सामान जो है वो उठा के ले गए। उनको जब बाद में इस चीज़ के बारे में शक हुआ कि ये लोग शायद असली लोग नहीं थे तो उन्होंने पुलिस को बताया, जिसके बाद में कि एफआईआर नंबर 291 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और इसके लिए एक स्पेशल जो है एक टीम बनाई गई एसपी साहब के अंडर और उस टीम ने अलॉन्ग सीआईए इंचार्ज और डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब जो हैं भवानीगढ़ एसएचओ जो हैं उन्होंने ये लोग, इनका जो गैंग है उसमें से 4 लोगों को पकड़ के एक बड़ी सफलता हासिल की है। उधर उत्तर प्रदेश में भूमाफिया किस कदर बेलगाम हो चुके हैं उनकी बानगी जालौन में देखने को मिली। आपको बता दें, जहां भूमाफियाओं ने एक दलित वृद्ध महिला समेत उसकी 2 बेटियों का अपहरण कर लिया। मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के नगर उरई का है, जहां भूमाफिया काफी समय से सक्रिय है। इस भूमाफिया गिरोह पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद भी इन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और ये बिना रोक टोक गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करते रहते हैं। इनकी कारगुजारी का ताजा मामला उरई में देखने को मिला। कोतवाली उरई में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ जालौन के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा उनका अपहरण करके और उनसे किसी कागज पे अंगूठे इत्यादि लगवाए हैं। इस संबंध में अभियोग थाने पे दर्ज कर लिया गया है। अपहरण और अन्य धमकी और मारपीट की धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो ज्ञात हुआ है, जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के और भी साथी हैं और उनके बारे में उनकी छवि अच्छी नहीं है, बारे में उनके बताया गया है यहाँ पर जो अब तक जानकारी हुई है एफआईआर के बाद कि इस तरीके के काम में वो लोग लिप्त रहते हैं। ज़मीनों की खरीद फरोख्त में जो झगड़े वाली ज़मीन है, इस तरीके की ज़मीनों में वो लिप्त रहते हैं। उनके ऊपर पूर्व में भी एफआईआर दर्ज है। पूरे गैंग को तलाश किया जाएगा। जो भी इस तरीके के लोग हैं, जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, उनके विरुद्ध इसमें दंडात्मक कार्रवाई जो भी बनती है वो की जाएगी। सर, एक बच्ची की मौत का भी मामला सामने आया है। हरियाणा के फतेहाबाद में पंजाब सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का किसान संगठनों ने स्वागत किया। फतेहाबाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप सिंह ने प्रेस वार्ता की और कहा कि किसानों के लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते पंजाब सरकार कृषि कानून के खिलाफ बिल लेकर आई है। जो पंजाब के अंदर जो बिल पास हुए, ये किसानों की एक बड़ी जीत हुई है। प्रेशर में आकर किसानों के सरकार ने बिल तो पास किया, ऐसे ही हमारा हरियाणा सरकार पर एक दबाव बनाने के काम करेगा हरियाणा का किसान, क्योंकि ये जो खेती के ऊपर जो 3 कानून बने जिससे खेती पूरी तरह चौपट हो जाएगी, इससे किसान यानी सभी वर्ग को प्रभावित करेंगे ये कानून। और हम हरियाणा सरकार से भी ये मांग करते हैं कि पंजाब सरकार की तर्ज पर यहाँ भी इन कानूनों के खिलाफ बिल ले। कृषि कानून को निरस्त करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया है। हरियाणा में भी सभी विधानसभाओं में यह अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सिरसा विधानसभा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने पार्टी वर्करों को साथ लेकर इस अभियान की शुरुआत अनाज मंडी से की। शर्मा ने किसानों के साथ मंडी के आढ़तियों और मजदूरों से हस्ताक्षर करवाए। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम है जी। किसान जो है हमारे धरती पुत्र है, अन्नदाता है, इनके खिलाफ केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने एक काला कानून 3 कानून बनाए हैं जो कि किसान विरोधी है, किसानों का उजाड़ने वाला काम है, बिल है ये। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम छोड़ी है। राष्ट्रपति के नाम हम मेमोरेंडम देंगे राष्ट्रपति जी को। हम गांव गांव जाकर, गली गली के जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर जो है हस्ताक्षर अभियान चल। एमपी के इंदौर में बेटमा में अति प्राचीन मां अमन चमन की टेकरी पर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दशहरा मनाया जाता है, जिसमें बंदूक से निशानेबाज पहाड़ी से निशाना लगाकर छोटी मटकी को फोड़ते हैं और
घुड़दौड़ का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार पिछले 4 दिनों से उनकी टीम ने परिसर में लाइट और पानी तक की व्यवस्था नहीं करवाई। नगर और आसपास के श्रद्धालु प्यास और अंधेरे से परेशान होते हुए माताजी के मंदिर पहुंच रहे थे। इन समस्याओं के बारे में नगर परिषद अध्यक्ष को अवगत कराया गया तो उन्होंने जनता की परेशानी को दूर करने के लिए समस्याओं का समाधान किया। ये माताजी की पेड़ी का और लाइट का ये हमने कार्य किया है और इसमें जो भी माताजी के मंदिर में जो भी आवश्यकता होगी, साफ सफाई की व्यवस्था और भी जो भी लाइट बची हुई लाइट है वो भी कल पूरी लग जाएगी और अमन चमन टेकरी अमन चमन ही रहेगी। इस गांव की भिजा बिगाड़ने वाले लोग जो है सब अपने घरों में घुस गए और मैं उनसे भी बोलना चाहता हूं कि आप मनाएं दशहरा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मनाएं। आपने पिछले वर्ष मनाया तो हमने पिछले वर्ष से इस दशहरे को छोड़ दिया, जो जैसा करेगा वो ऐसा भुगतेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। दरअसल कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बलिदान देने वाले जाबाज पुलिस जवानों और अधिकारियों को नमन किया और श्रद्धा सुमन के साथ पुष्प चक्र अर्पित किया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चीनी सेना द्वारा घात लगाकर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए मानसा जिले से संबंधित 4 कांस्टेबल, 13 सैनिक, 6 एसपीओ और 10 पंजाब होमगार्ड के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। एसएसपी सुरेंद्र लांबा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धा के फूल भेंट किए। इस अवसर पर एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन हम बहादुर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को याद करते हैं। ਅੱਜ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਮਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ रहती दुनिया तक याद। यूपी के मथुरा के गांव वहादीन में ग्रामीण जोहरी लाल ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया। दरअसल उसका मकान का आधा हिस्सा कच्चा होने के कारण गिर गया, जिसमें उसने ग्राम प्रधान से लोहिया आवास हेतु निवेदन किया, लेकिन ग्राम प्रधान ने आवास के लिए रुपयों की मांग की और ना देने पर आज तक आवास के लिए दर-दर भटक रहा है। कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती तो ग्रामीण जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर
ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कोई काम को जाए तो प्रधान पैसा मांगे तो सब चीज जगह क्वार्टर रखा जाए तो बेच खेत का जावे तो पैसा मांगा तो क्या पैसा दो। 40,000 रुपया। किसके नाम पे मांगी थी, किस चीज के लिए? क्वार्टर बनवाए के नाम पे। अच्छा, फिर भगवान के हम पे कि हमने बात है कि पैसा हम पे न हो तो फिर क्वार्टर बनेगा ही ना, बिल्कुल न बनेगा। तो सरकार तो आवासों को फ्री दे रही है। फ्री दे रही को तो पैसा मांगना, हमें इतनी जानकारी हो तो फिर हमें खुद बताओ बनी की तैयारी है या तो आपने कहीं इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत कहाँ, हमारे को सुनना है, हमारे को सुनती ना है। हिमाचल के हमीरपुर में कोविड-19 महामारी के दौरान भी सरकारी कामों को सही अमली जामा पहनाना और आम जनता तक स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए आगामी दिनों में हमीरपुर जिले में काम किया जाएगा। ये बात हमीरपुर में नए उपायुक्त का पदभार संभालने के बाद देव श्वेता बनिक ने कही। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है और बहुत फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ अपने आप को कि मुझे हमीरपुर ज़िला की जो है में इस पद का कार्यभार मिला है। और मैं जो है मैं समझती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे इस पोस्ट पे और लोगों से, और हमारे जो जितने हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जितनी हमीरपुर में है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम साथ कम्युनिटी के साथ मिलके लोगों की पार्टिसिपेशन से, सहभागिता से जो है वो कर सकते हैं। और मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले तो ये रहेगी कि ऐसा ना हो कि जो पहले से अच्छे कार्य चल रहे हैं उनमें कोई भी जो है रुकावट आए। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान चला रही है, लेकिन उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता शिकायत करने के बाद जातिवाद के चलते अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक वाकया मैनपुरी शहर के यादव नगर में देखने को मिला। इस मोहल्ले के रहने वाली मां और बेटियों को दबंगों ने गालियां देना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो बनाना बेटियों को महंगा पड़ गया। हद तो तब हो गई जब थाने पहुंची पीड़िता को बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा ने जेल में बंद करा दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान तो चला रही है, लेकिन उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता शिकायत करने के बाद जातिवाद के चलते अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में ग्राम पंचायत चेचानडीह में वृद्ध महिलाओं को सरकार की मूलभूत योजनाओं का लाभ ना मिल सके, इसीलिए पूर्व सरपंच ने सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मृत बता दिया। महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होने के साथ ही वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। साहब हमार पेंशन नहीं मिला, आवास आ रही से तेनो ला काट दी से मृत्यु कह दी से। अब हम जिंदा हैं साहब। हाँ काकी दिन मन पंचायत वाले मन काकी दिन तुमन ला पंचायत वाले मन कुछ नहीं बताइन। अभी जो नवा पंचायत ला पता होई से तो पता करीन है। का पता हुई से? मृत्यु हो गई से कह के नहीं मिला, कुछ नहीं मिले, मर गए के दिन। मर गए कई दिन है। अच्छा। हाँ तो वही समस्या लेके पहुँचे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस लगातार एक्शन मोड पर है। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक डी श्रवण के दिशा निर्देश में पुलिस का जिले में अपराध और अवैध कार्यों पर लगाम लगाने का अभियान लगातार जारी है, जिसको लेकर पुलिस ने एक अवैध पटाखे की दुकान पर छापेमारी की और लाखों की कीमत के पटाखे जब्त किए। तो साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। पर सूचना सही पाए जाने से पटाखा में 20 अलग अलग कार्टूनों में विभिन्न प्रकार के पटाखे जुमला कीमती लगभग 3 लाख रुपए को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया और आरोपी के विरुद्ध अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मध्य प्रदेश के रीवा में नईगढ़ी जनपद पंचायत के अष्टभुजा धाम में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। हालांकि मंदिर के गेट बंद थे, लेकिन मंदिर परिसर में आए श्रद्धालु बाहर से ही माता मंदिर में जल अर्पित कर माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। सबसे पहले कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि जो मंदिर की रेलिंग है उसको हमने एक्सटेंड किया है। आसपास दुकानें लग जाती थी तो हमने उसकी पेरिफेरी को सिक्योर किया है, फर्स्ट चीज़। सेकंड, जो यहाँ पे जल चढ़ाने का एक प्रचलन है, उसको वो करने के लिए हम लोगों ने बाहर की तरफ एक वो लगाया हुआ है ताकि लोग डिस्टेंस से जल चढ़ा सकें और अंदर भीड़ ना पड़े। और बाकी फिर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। पुलिस विभाग को देख सकते हैं, शिक्षा विभाग को देख सकते हैं, जिससे हम कॉन्स्टेंटली लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि आप लोग। सर्दी नवरात्र का त्यौहार शुरू हो चुका है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। ऐसे में सरकार द्वारा अनलॉक 5 में बहुत सारी छूटें दे दी गई हैं और उसी के तहत मंदिर भी खुला है। हम लोग रीवा मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर नईगढ़ी जनपद के मां अष्टभुजा धाम माता मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ है। कुछ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, कुछ वहाँ पे नहीं किया जा रहा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाया जाए। वहाँ पे पुजारी भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। आस्था का पर्व है नवरात्रि और आस्था के पर्व में भक्तों की लाइन लगी हुई है। अगर हम बात करें तो ANB न्यूज़ इसी मां अष्टभुजा धाम माता मंदिर को लॉकडाउन में कवरेज किया था। जब नवरात्र का त्यौहार शुरू हो गया था तब लॉकडाउन में ANB न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ यहाँ की खबर को प्रकाशित किया था और इसके बाद आज सर्दी नवरात्र का 5वां दिन है। ऐसे में ANB न्यूज़ की पूरी टीम नईगढ़ी पहुंच गई है और यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग हैं। हमारे साथ ये सुरक्षाकर्मी भाई साहब भी हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ की व्यवस्था कैसे चल रही है। क्या नाम है भाई साहब? उमेश सिंह। अच्छा, यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए क्या इंतजाम है? 2 अलग अलग लाइनें, लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइनें जा रही हैं। देखिए आप सामने दिख रही है और सभी के लिए मास्क के लिए बोला जा रहा है कि मास्क लगा के जाइए। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के चाहिए, लेकिन इतना लोग ज़्यादा हैं तो इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। कितने बजे से आपकी ड्यूटी रहती है और कब तक? मेरी अभी 11 बजे से ड्यूटी चालू हुई है, शाम को 7-8 बजे तक रहेगी। अच्छा, यहाँ पे कितने सुरक्षा कर्मी हैं? हम 4 लोग हैं और बाकी यहाँ थाने से प्रबंध कराया गया है। यहाँ के बारे में मेरे को नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन हम लोग 4 हैं, एक हमारे मेजर हैं, टोटल 5 लोग। पर्व में भक्तों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। रीवा से ANB न्यूज़ के लिए संवाददाता विजय तिवारी। वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी में दिवाली आने के पखवाड़े भर पहले पूजा सामग्रियों की बिक्री समूह की महिलाएं शहर और गांव में करेंगी। धमतरी समूह की महिलाओं ने दिवाली के लिए 15 प्रकार की पूजा सामग्री गोबर से तैयार की है। दिए समेत कई सामग्रियों की डिमांड नागपुर में अभी से होने लगी है। भूपेश सरकार मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात पर चर्चा के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने राजभवन और सरकार के टकराव की बात को सिरे से खारिज किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल नए कृषि कानून को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, जिससे उन्हें अवगत कराया गया है। केंद्र अपने कानूनों में जब देश में कानून बनाने जा रही है और उनका कहना है कि उन कानूनों में राज्य सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके कानून में रहना चाहिए? केंद्र के कानून में रहना चाहिए। और केंद्र गारंटी क्यों नहीं? अंबेडकर चौक पर स्थित किराने की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर जो है कि जब आग लगी तो जो है कि फायर यूनिट जो है अपना 2 गाड़ियां मायापुर से टाइम पर पहुंच गई थी और जो सिक्योरिटी गाड़ी थी वो अविलंब हुआ, क्योंकि गली में जो रास्ता था वो बिल्कुल संकरा है और आने में जो है कि चारों तरफ दोनों साइडें
जनता पब्लिक की गाड़ी लगी हुई है, जिससे गाड़ी को आने में परेशानी हुई। फिर गाड़ी को दूसरे रास्ते लाना पड़ा उस रास्ते। जनहानि तो कुछ नहीं हुआ है, और लगता तो ऐसा है कि जैसे शॉर्ट सर्किट हो, क्योंकि बगल में ट्रांसफार्मर भी है एक पोल पे लगा हुआ छोटा सा, उसी की वजह से हो सकता है कि अभी तो ये जांच वो करके निरीक्षण करके पता चलेगा। जो वहाँ की जो जनता है उनसे मालूम करके पता चलेगा कि जो है कि आग कैसे लगी है। वहीं उधम सिंह नगर में एक ऐसे मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी, जिसमें एक कलयुगी कंस मामा ने अपने 2 साल के मासूम भांजे की हत्या कर खुद को भी मौत के गले लगा लिया। दरअसल किच्छा के 3री मील के पास सड़क किनारे पेड़ से लटका हुआ एक शव मिला, जिसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई। आपको बता दें, जहां मामा का शव मिला उससे चंद कदमों की दूरी पर बच्चे का शव 3री मील के पास कूड़े के ढेर से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार के रोशनाबाद में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर उत्तराखंड में गेस्ट टीचर्स की भर्ती के लिए काउंसलिंग की गई। गेस्ट टीचर की काउंसलिंग जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी ने की। उत्तराखंड राज्य में क्योंकि पहाड़ी राज्य है, इसलिए पहाड़ पे और दूर दराज के इलाकों में पद खाली रह जाते हैं। जैसे कि एलटी की भी भर्ती नहीं हुई है तो एलटी के पद रिक्त हैं, प्रवक्ता की नहीं हुई प्रवक्ता के पद रिक्त हैं, तो उनके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था की थी गेस्ट टीचर्स की। वो केस चलता रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे फिर उनको कंटिन्यू किया गया। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जब तक रेगुलर टीचर आएंगे तब तक ये लोग। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में हाईकोर्ट के आदेश पर वीरपुर खुर्द के वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बने परमार्थ निकेतन के आश्रम को तोड़ने की तैयारी पूरी हो गई है। दरअसल वन विभाग ने आश्रम को तोड़े जाने के लिए निविदा जारी की थी, जिसकी बोली में हिस्सा लेने के लिए 80 ठेकेदार शामिल हुए। जो डायरेक्शन जो ऑनरेबल कोर्ट के आए थे और जो हमारे एफिडेविट्स फाइल हुए थे, उसके क्रम में जो इसको तोड़ने की जो कार्रवाई होनी थी, तो उसके लिए आज हमने यहाँ पे ओपन नीलाम ऋषिकेश में रखा था, जिसमें कि लगभग 190 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कल EMD यहाँ पे जमा करवाई थी, और शायद आज लगभग 80 लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे फिर ओपन ऑक्शन में जो है एक कमेटी बना के ऑक्शन यहाँ पे किया गया, और जो हाईएस्ट इसमें जो बोली आई है वो 57,35,000 की इसमें बोली आई है। तो उसको हमने टेंडर यहाँ पे अवार्ड करने के लिए अब आगे की प्रक्रिया पूरी। क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों के घोटाले के मामले में ईडी के सामने बुधवार यानी कि आज फारूक अब्दुल्ला की एक हफ्ते में दूसरी पेशी हुई। इस मसले पर कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला तो बहुत छोटा घोटाला है। जब उन्हें नज़रबंद किया गया, जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जब वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब संसद से उन पर गंभीर आरोप लगे थे कि इन्हीं के शासन में और इन्हीं की पीढ़ियों के शासन में कश्मीर बर्बाद हुआ है और केंद्र द्वारा भेजी गई लाखों करोड़ की धनराशि का गबन हुआ है, का अपव्यय हुआ है। इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने ही कश्मीर को जिहाद के हवाले किया है, इन्होंने ही संविधान की शपथ लेने के बावजूद देश की पीठ में छुरा घोंपा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की रेस में सबसे आगे देश के अग्रणी गोल्फर राशिद खान गोल्फ क्लब की बजाय यमुना किनारे खाली पड़े वेटलैंड पर प्रैक्टिस को मजबूर हैं। हारकर उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर अपने लिए दिल्ली गोल्फ क्लब के दरवाजे खुलवाने की मांग उठाई। राशिद ने कॉर्पोरेट मामलों के सचिव को पत्र लिखते हुए डीजीसी में अनियमितताओं के खिलाफ जांच कराने को लिखा, तो साथ ही यहां प्रशासक बैठाने की मांग की। 2010 के ग्वांगझू एशियाई खेलों में रजत जीतने वाले राशिद कोरोना के चलते इस साल टूर्नामेंट नहीं खेल पाए, जिससे उनकी विश्व रैंकिंग को नुकसान हुआ। लेकिन दिसंबर में चंडीगढ़ में शुरू पीजीटीआई टूर्नामेंट उन्हें खेलने हैं, जहां उन्हें विश्व रैंकिंग के अंक मिलेंगे। यही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब पिछले 2 साल में। लाइक सपोज जैसे जनवरी 2019 में उन लोगों ने बंद कर दिया था विदाउट गिविंग मी एनी लेटर और इन्फॉर्मेशन कि भाई हम लोग आप लोगों का बंद कर रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए।
एंड स्टार्टिंग में सिर्फ मेरा बंद करा, उसके बाद मेरे जो जितने बाकी और खिलाड़ी थे उन सब का भी कर दिया। एंड दे आर जस्ट सेइंग कि अभी इनडिसिप्लिन की वजह से हमारा बैन करा है। मेरे को कोई लेटर या कुछ भी नहीं दिया है, और अगर मैंने करा है इनडिसिप्लिन वहाँ पे तो मेरे को बैन होना चाहिए। एंड हैज़ टू बी कि भाई चल राशिद को बैन लगा है 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, बट ये लाइफ टाइम का बैन, वो भी गवर्नमेंट गोल्फ कोर्स के ऊपर। सिर्फ आप वहाँ पे प्रेसिडेंट और कैप्टन बन गए तो ये कहाँ की का इंसाफ है फिर। और मेरे जो दूसरे जो मेरे साथ के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या करा है, तो उन सबको वहाँ पे बैन कर दे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे, आपको बता दे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से शामिल हैं तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्विटर के जरिए यह जानकारी शेयर की। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं कुछ कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आया और उसके बाद मैंने अपना कोविड-19 का टेस्ट कराया और यह रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए उनसे अनुरोध करता हूं कि कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक अपना टेस्ट कराएं। आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन को स्टार प्रचारक बनाया है। पिछले दिनों उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित भी किया था। इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, अररिया के फारबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं, हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं और नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई पीएम नहीं। और अब जो बड़ी खबर मिल पा रही है, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब के होशियारपुर के गांव टांडा के जलालपुर में देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 6 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला देने का मामला सामने आया और उसकी लाश को बोरी के साथ ढक दिया गया। टांडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की का अधजला शव अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बारे में शाम उस समय पता चला जब गांव जलालपुर में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोगों ने टांडा पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की के बारे में छानबीन करनी शुरू की। जानकारी के मुताबिक लड़की दोपहर से गायब थी। पुलिस ने बयानों के आधार पर जांच को शुरू कर दिया है। घर जाएंगे मुंजी चुनने, मैं तो अड्डा पर भी नहीं गए अभी तक, तो वो बीबी ने बताया मेरे घर पोतरा हुआ है। मैं बोले कि ठीक है बीबी जी, तो उतना देर में ये बोली कि मम्मी वो कंधे मुंडा कहता है कि चलो बिस्कुट देंगे, पूरी के ले गया। कहीं अंदर रख गया होगा कि पता, हम सब तो बाहरे ढूंढते रहे। वो 2 से 2 बजे तक से ढूंढते बेटी के शाम को पाए। यहाँ भी आए मैं ये बंदा पूछने वास्ते कि जाओ देखो तेरा वो मुंडा ने किधरे कुरी के छोड़ आया है, पूछो उसका। फोन लगवाए उसका पियो के। दिन में 2-3 बार जाता रहता था तो दिमाग थोड़ा करे है। हम सब बोले कि चलो बच्चे, कई बार मेरे घर वाला डटता है उसका, कहेंगे छोड़ दे, दिमाग नहीं सही है उसका। मेरे को ये पता नहीं था कि मेरा बच्चा के निफर के ले जाएगा। इंटीमेशन गया ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, जो भी आएगी इन्वेस्टिगेटर। और इसी बीच तमाम दर्शकों को बता दें, केरल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य सरकार का एक अहम फैसला जो है वो सामने आया है। किसानों की सहायता के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फसलों की 16 किस्मों के लिए एमएसपी तय करने का फैसला लिया गया है। 1 नवंबर से राज्य सरकार इस योजना को लागू करेगी। तो राज्य सरकार का एक अहम फैसला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, किसानों की सहायता के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फसलों की 16 किस्मों के लिए एमएसपी तय करने का यह फैसला लिया गया है। 1 नवंबर से राज्य सरकार इस योजना को लागू करेगी। तो आपको बता दें, सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद अभी भी जारी है। और बड़ी खबर, 16 किस्मों के लिए एमएसपी तय करने का फैसला जो है वो लिया गया है। 1 नवंबर से राज्य सरकार इस योजना को लागू करेगी।
तो राज्य सरकार का अहम फैसला। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों की सहायता के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे संत परमहंस दास का आमरण अनशन अयोध्या के जिला अस्पताल में जारी है। तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास का आमरण अनशन अब जिला अस्पताल में शुरू हो चुका है। परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए 12 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू किया था। ये आमरण अनशन उनके आश्रम तपस्वी छावनी के बाहर चल रहा था। मंगलवार को 9 दिन पूरा होने के बाद उनका वजन 9 किलो घट चुका था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर पुलिस प्रशासन ने देर रात उनको उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन जिला अस्पताल में भी परमहंस का आमरण अनशन जारी है। दरअसल हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए परमहंस ने अन्न जल त्याग दिया। उनका कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री उनसे आकर वार्ता नहीं करता, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 12 अक्टूबर सुबह 5 बजे से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मेरा आमरण अनशन चल रहा था। जब 9 दिन पूरा हो गए तो रात्रि 11 बजे की लगभग प्रशासन वहां से उठा करके और जिला अस्पताल जो है वहां से अयोध्या का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां मुझे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है और मेरा यहाँ भी आमरण अनशन चल रहा है। चाहे हमको स्टेट गवर्नमेंट या जिला प्रशासन चाहे अस्पताल में रखे या जेल में भेज दे या मुझे फांसी चढ़ा दे, हमारी मांग देश हित में है और राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। व्यक्ति से देश बहुत ऊपर है और देश के लिए लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया है और मैं भी देश को बचाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं फांसी पर झूल जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। राजस्थान के जयपुर में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। 7वीं आर्थिक गणना 2019 के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की द्वितीय बैठक वीसी के जरिए हुई। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बैठक में क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट और 7वीं आर्थिक गणना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से प्राप्त तकनीकी सुझावों को शामिल करते हुए हम सही विश्लेषण कर सूचनाओं और जानकारी का संकलन करें। किसानी संघर्ष के कारण रेल आवाजाही ठप होने से मानसा में स्थापित 1980 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल प्लांट के तीनों यूनिट बंद हो चुके हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण रेल आवाजाही बंद होने के कारण थर्मल प्लांटों को कोयले की सप्लाई बंद हो गई और थर्मल पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आसपास के इलाकों में अंधेरा छाया जाने के आसार बन रहे हैं। जबकि थर्मल पावर प्लांट के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਵਧਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਧਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਥਰਮਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, शायद ਉਹ ਵੇਚ भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। सरकार पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ उनके खाते में देगी, बशर्ते कि किसान को पराली के गांठे बनाकर उसे पंचायत की जगह या फिर गौशाला या फिर जिस संस्था को वह पराली बेच रहा है उससे बिल लेना होगा। इस बिल को वो पोर्टल पर अपलोड करेगा और सरकार उसके खाते में 1000 रुपए प्रति एकड़ की राशि भेजेगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि उनके पास सरकार के आदेश आ चुके हैं, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। जो किसान भाई गांठे बना रहे हैं और धान की फसल के अवशेष ना जलाने बारे में सरकार ने इंसेंटिव जारी किया है, उसमें 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से है। और किसान भाई जो गांठे बनाएंगे वो गांठे या तो गौशाला में दे देंगे, तो गौशाला में उसकी स्लिप कट जाएगी, पर्ची कट जाएगी। और अगर किसान भाई जो आइडेंटिफाई लैंड की हुई है पंचायत में, पंचायत पे भी दे सकते हैं, तो ग्राम पंचायत उसको सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि किसान ने इतनी एकड़ की पराली यहाँ रखी है, तो उसको स्लिप मिल जाएगी और उसके खाते में उसी एकड़ के हिसाब से 1000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिल जाएगी।
वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के उत्थान की सरकारी योजनाएं और घोषणाएं किसानों की मौतों के सिलसिले को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बुंदेलखंड में आर्थिक तंगी के चलते किसानों की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कभी कर्ज और आर्थिक तंगी तो कभी फसल बर्बादी के चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं या फिर उनकी सदमे में मौत हो रही है। बांदा में एक बार फिर से फसल चौपट होने से बैंक लोन और सूदखोरों के कर्ज के चलते किसान की सदमे से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, कल हुआ था, आज नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम तेंदुरा, थाना बिसंदा। क्या उम्र रही होगी इनकी? 52-53। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। कैसे क्या हो गया? कल सुबह खेत के लिए गए तो रोज जाया करते थे खेत देखने के लिए। इसी प्रकार कल भी जब खेत देखने ले गए तो वहाँ से आए तो कहने लगे कि हमारे सीने में बहुत तेज से दर्द हो रहा है और वहीं पर उनको हुआ, शरीर में फूलने लगे। हम लोग तुरंत लेकर के चिकित्सालय, रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। चिकित्सालय में कहीं बोले पता किए तो कह रहे हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ, कुछ 2.5 लाख रुपए का लगभग लोन भी था इनका KCC का। वहीं नवरात्रि के बावजूद प्याज का रेट लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राष्ट्र महाराष्ट्र की येवला मंडी में इसका थोक रेट 7,360 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया। ये रेट ऑनलाइन मंडी पर आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नवरात्र के बाद दाम का क्या होगा, जबकि अब होटल रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है। पिछले साल को याद कीजिए जब बाजार में प्याज 200 रुपए किलो तक पहुंच गया था। इसी तरह के हालात का अंदेशा इस साल भी लगाया जा रहा है। अब किसान परेशान है, सीड नहीं है तो बहुत महंगा है। तो जो पहले लगी हुई फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी है, करके शॉर्टेज है। अभी मीडिया, मोबाइल कम्युनिकेशन, नेट सभी फास्ट है। हर गांव, हमारी सरकार ने हर गांव में बिजली नेट कर दी है। यूपी के फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एक निजी विद्यालय में महिलाओं को जागरूक किया गया। महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ अन्य चीजों के बारे में समझाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं को भरोसा दिलाया और कहा कि उनके साथ इस समाज में अगर कोई छेड़छाड़ या अन्य घटनाएं होती हैं तो फर्रुखाबाद पुलिस के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। उन्होंने बताया कि महिला हेल्पलाइन पर महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे समस्याओं को सुना जाएगा और उनका निस्तारण भी किया जाएगा। सर, मिशन नारी शक्ति को लेकर आज एक प्रोग्राम किया गया था। महिलाओं को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? जैसा कि आपको पता है कि मिशन शक्ति को लेकर के कार्यक्रम 180 दिनों का है, लेकिन वो पहला सप्ताह है। वही बात करते हैं अगली खबर की। चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में एक बार फिर देसी कट्टा का कहर देखने को मिला। थाना उत्तर इलाके में के व्यक्ति ने कट्टे को हाथ में लेकर लहराया ही नहीं बल्कि पकड़ने आई पुलिस पर तान दिया और फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। तस्वीर फिरोजाबाद के थाना उत्तर सत्यनगर की है, जहां पर राजू नाम का व्यक्ति तमंचा लेकर एक घर में घुसा और फिर युवती से कट्टे के दम पर छेड़छाड़ करने लगा। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिसकर्मी पर भी इस सनकी व्यक्ति ने तमंचा तान दिया। हालांकि वारदात के 1 घंटे के बाद इस सनकी व्यक्ति को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। थाना उत्तर क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि एक तमंचा लहराते हुए युवक की वीडियो वायरल हुई है। उसमें तत्काल संज्ञान में लेकर हम लोगों ने जांच प्रारंभ कर दी और उसमें एक जो युवक था तमंचे वाला, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका तमंचा बरामद कर लिया गया है। राजू नामक एक युवक ने 307 जान से मारने की नीयत की तहरीर एक दी हुई है। उसे मुकदमा लिख के तत्काल आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, 1 महीने पहले की FIR थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी जो आज ये नौबत आई? ऐसा कोई तथ्य अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। इसमें जांच किया जाएगा जो भी विधि। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।